फर्स्ट ऑर्डर का मैथ सेक्शन का हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, क्या बोला है कि आपको 3, 4, 5 3, 4, 5 और 6 से भाग करना है, शेषफल को बताना है। ऑर्डर्स यानी ये कह सकते हैं 3, 4, 5, 6 से ये पूरा भाग नहीं जाना चाहिए। डिविजिबिलिटी लगा सकते क्योंकि शेषफल बचाना है तो पूरा भाग हो जाएगा, वो आंसर नहीं होगा। तो यहां से देखो, अब 3 का विभाज्यता नियम देखो। 3 का विभाज्यता नियम क्या होता है? अंकों को जोड़ने से प्राप्त संख्या 3 से अगर भाग जाती है तो वो संख्या 3 से भाग जाएगी। ये देखो कितना है, ये 7 और 1 8 और 1 9 9 है, यानी ये तो पूरा भाग जा रही है, शेषफल बचाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक, फिर बी पे आओ, बी पे जोड़ोगे तो कितना आता है 4। ये एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, बाकी चेक करेंगे आगे। इसका कितना आएगा 5, ये भी हो सकता है। इसका देखोगे कितना आएगा 6, तो ये तो नहीं हो सकता। क्लियर है, मतलब ये बी और सी में से एक है। अब 4 का विभाज्यता नियम लगाओ। 4 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट देखा जाता है। तो लास्ट 2 डिजिट देखोगे तो इसका 12 है। 12 है मतलब ये 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो ये भी नहीं है, ये आएगा आंसर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोला है, कथन और कारण पर आधारित है। कथन क्या कह रहे हैं? किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है। ठीक, आयाम कहने का मतलब है लंबाई चौड़ाई के बारे में बात हो रही है, और घनाभ के सेंस में ऊंचाई भी आ जाएगा। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें भी है घन और घनाभ दोनों में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का आएगा। अब बोला है घन का क्या? क्षेत्रफल। घन का क्षेत्रफल किससे दर्शा रहा है? a क्यूब से। तो a क्यूब होता है क्या घन का? ये क्या, किसका फॉर्मूला है? ये आयतन। तो कारण तो निश्चित रूप से क्या है? गलत है। और कथन क्या है? कथन में भी निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि सभी भुजाओं के लिए ऐसा होता होगा। सभी मानों के लिए घन और घनाभ का आयतन एक जैसा नहीं होता, कुछ मानों में हो सकता है, कुछ में नहीं होगा। ठीक, तो इस हिसाब से दोनों ही गलत है इसमें। लेकिन ऑप्शन देखोगे तो क्या नजर आएगा? दोनों गलत वाला है क्या? नहीं है। तो ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, संभावना हो सकती है कि ये विलोपित हो जाए। ठीक है, ये कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर अगर फिर भी लेना है, ए तो गलत है, ये भी गलत है, बट अगर फिर भी लेना हो तो किसको ले सकते हैं? आर तो डेफिनेटली गलत है। आर, ये जो रीजन दिया है ये तो डेफिनेटली गलत है, क्योंकि क्षेत्रफल नहीं हो सकता। अगर यही बोलता है ये आयतन है तब वो सही होता, तो आर तो गलत ही हो गया। ए में कुछ स्थिति के लिए सही भी है ये, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सी इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, या बी को भी ले सकते हो, बट यहाँ पे श्योरिटी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं लूंगा, तो ये अच्छा है। ठीक, ऑफिशियल वाले आंसर की मैं व्यापम क्या ले रहा है इसका आंसर ये देखना होगा। ठीक, विवाद है इस पर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो नेक्स्ट दिया है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए एवं वह 3645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहां 2 प्रत्याशी थे? 2 प्रत्याशी थे, एक को मिला है 65। मान लेते हैं 2 प्रत्याशी ए और बी थे। ठीक, ए और बी में ए को कितना मिला है 65, तो बी को कितना मिलेगा? टोटल होता है 100, तो बी को मिलेगा कितना 35। 100 में 65 को घटाओगे तो 35 आ जाता है। अब बोला है कि कितने मतों से जीता है? 3645 मतों से जीता है। यानी इन दोनों का क्या दे रखा है? अंतर दे रखा है, तो दोनों का अंतर यानी कितना 30। ये परसेंट में था, 30% का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 3645। हम निकालेंगे इसको, 3 से भाग कर देते हैं तो 10% का मान निकल के आएगा। कितना हो जाएगा यहाँ से? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। ये कितना आया 10% का मान। और 100% का निकालना हो तो एक जीरो और लग जाएगा, 1000। ये कितना हो जाएगा 12150, कितना हो जाएगा 12150। ये आ रहा है कौन सा आंसर? डी लगाएं सभी लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको? नेक्स्ट बोल रहा है यदि उत्तरोत्तर छूटे 25%, 10% एवं 8% है तब तुल्य एकल छूट की दर है। तब तुल्य एकल छूट की दर है। कैसे निकालते हैं इसको? 100 माइनस 100 गुणा क्या आ जाएगा 25 का? 25% छूट है तो कितना हो जाएगा 75/100। फिर
आगे इसके 90/100 10 है इसलिए, और क्या हो जाएगा ये 92/100। इतने को जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आएगा ये, 100 से माइनस भी करने की बात करो, ओवरऑल सॉल्व करने की बात हो रही है, तो ओवरऑल सॉल्व करने पे कितना आएगा ये 37.9 ये आएगा इसका। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, 250 मिलीलीटर और 2 लीटर का अनुपात 250 ml है और अनुपात एक जैसी राशियों में निकाला जाता है, तो फिर 2 लीटर को चेंज करना पड़ेगा किसमें, मिलीलीटर में। तो 1 लीटर में होता है कितना 1000, तो 2 में 2000। ठीक, इसको डिवाइड करो, 1 0 कटेगा, 25 से कट जाएगा कितने बार में, 8 बार में। 1:8 आ रहा है, ये कौन से ऑप्शन में 1:8 है, अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। 4:32 दिया है ना, ये 4:32 को ही सॉल्व करोगे कितना आएगा, 4 1 देखो ना, 4:32 को ही सॉल्व करने से ही तो आएगा 4 8 32, 1:8 दिख रहा है। तो ए का किस में आया, थर्ड वाला। देखो कहां पे ए का थर्ड, 2 ऑप्शन में, एक इसमें और एक इसमें है। बी का 4 है, बी का चेक नहीं करना, किसका चेक करना पड़ेगा, सी का चेक करते हैं। चलो सी का है ये दिया हुआ, देखो इसको सॉल्व करोगे ये तो 2/3 है, इसको भी सॉल्व करने से 2/3, इसको भी सॉल्व करने से 2/3। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है 2/3, काट के देखो, ये वाले में है, 6 से कटेगा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2/3 आ रहा है कि नहीं। तो फिर ये आ रहा है सी का कौन सा जा रहा है, सेकंड वाला, यानी किस में आ रहा है ये, ऑप्शन सी पे आ रहा है ये। आसान है ना क्वेश्चन, ये 2 को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको और ये वाले को, सिर्फ इन दोनों से निकल जा रहा है आंसर। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखें इसमें, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब कई लोग को इसमें प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, रेखा के समीकरण से संबंधित प्रश्न आ गया है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी और आसान भी है। देखिए क्या बोला है, रेखा का एक समीकरण दे रखा है, ax + by + c = 0 के समानांतर रेखा का समीकरण पूछा है। समानांतर रेखा का समीकरण में कुछ नहीं होता, सेम रहता है, लेकिन जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है, कांस्टेंट मतलब जो बिना x और y के है, कि तो ऐसा कौन सा है, c है, वो बस अलग हो जाएगा, बाकी सेम रहता है। ax + by, इसका समीकरण ऐसा बनेगा, ax + by और c के जगह कोई दूसरा कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा कांस्टेंट हो सकता है, तो चेक करो कौन सा दिख रहा है, इसमें एक कांस्टेंट k दिख रहा है, तो कौन सा आ रहा है, ax + by + k = 0, ये इसका बन गया। तो कौन सा ऑप्शन है ये, a का किस में आ रहा है, सेकंड में, a का किस में आया, सेकंड में। ठीक, चेक करो a का सेकंड ऑप्शन, a का सेकंड कौन सा है, देखो b और d में है 2 पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये आगे चेक करेंगे। b का क्या होता है, देखो क्या दिया है, ax + by + c के लंबवत रेखा का समीकरण। लंबवत रेखा में कुछ नहीं होता, क्या होगा, ये आपस में इंटरचेंज हो जाता है, x और y अपने जगह रहेगा, b a के जगह आ जाएगा, a b के जगह चला जाएगा और चिन्ह बदल जाता है, तो क्या आएगा, bx - ay। c के जगह कोई कांस्टेंट अगर दिया है क्वेश्चन में, जैसे कि k ही दिया है, तो ये वाला कहां पर है, देखो bx - ay + k = 0। ठीक है, किस में आया, b का थर्ड वाले में आ रहा है। तो थर्ड वाला देखो किस में है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन में, b और d में से एक है हमारा, ये है, आगे चेक नहीं करना, ये आएगा। समझ आया? ठीक, नेक्स्ट देखें। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल दिया है 192 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका परिमाप पूछा है आपसे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 तरीका इसको बनाने का। या तो आप डायरेक्ट समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला है ना, उसमें रखो आप सीधा, क्या b/4 √4a² - b², इसमें भी आप डायरेक्ट रखोगे तब भी आपका a निकल जाएगा, फिर आप परिमाप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये कहता है कि अगर आपने क्या बना लिया, मान लीजिए एक आपने बना लिया समद्विबाहु त्रिभुज, ये 2 भुजा बराबर है। ठीक है, ये 2 भुजा बराबर हैं, जिसमें एक जो दिया है कितना है, इसका आधार दिए रखा है कितना, 24,
और ये दो भुजा हमको पता नहीं है अभी। तो आप क्या करो, इसमें बड़ा सिंपल काम है, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल अगर एक समद्विबाहु है या कोई भी त्रिभुज है, एक सामान्य त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या लिखते हो आप? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो गया 1/2, आधार का मान हो गया 24, इसका ऊंचाई नहीं पता, ले लेते हैं h, बराबर दिया है कितना? ये 192 दे रखा है ये, ठीक है, ये 192 दे रखा है। 2 से कटेगा 12 बार में, 12 से 1 कट जाएगा, एक कितने बार में? 11। h का मान कितना? 16। h का मान 16 आया। अब यहां से h का मान जब 16 आ गया है तो आपको ऊंचाई पता है, और ये जो त्रिभुज बन रहा है अब ऐसा, ये कौन सा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज। तो क्या लगा सकते हैं उसमें? पाइथागोरस। तो पाइथागोरस मत लगाना, सीधा ट्रिपलेट से निकालना। ये पूरा अगर 24 है तो आधा होगा ये 12। ये 12 है ये वाला साइड, ये वाला साइड आया 16। तो इनमें अनुपात कितने का आ रहा है? 4 से कट रहे, देखो 4 तिया 12, 4 चौक 16, 3 4। तो अगला क्या आएगा? 5। 4 से काटे थे तो 4 से गुणा कर दो, कितना आएगा? 20। यानी ये वाला आ गया कितना? 20। अगर ये 20 है तो ये भी कितना होगा? 20। जोड़ दो तीनों भुजाओं को, 20 और 20 40, 40 और 24 कितना आएगा? 64 आ रहा है। इसका आंसर ऑप्शन ए पे दे रखा है। ऐसे भी बना सकते हो आप, ठीक। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। अब दिया है एक कोण अपने पूरक कोण के दुगुने से 30 कम है तो छोटा कोण होगा। अब इसी का इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। क्या दिया इंग्लिश देखो आप, एन एंगल इज 30 डिग्री लेस देन 2 टाइम्स ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री। और इधर क्या दिया है? पूरक कोण। पूरक कोण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और यहाँ पे दिया है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है? 90। पूरक में 90 और समपूरक में 180। तो क्वेश्चन इंग्लिश में दे रखा है कितना? 180 के लिए, और हिंदी में दे रखा है कितने के लिए? 90 के लिए। अच्छा, अब एग्जाम में आपने पेपर पढ़ा है, फ्रंट वाला पेज जो आप फाड़ के दिए होंगे, उसमें क्या लिखा है कि हिंदी और इंग्लिश में अगर भिन्नता पाई गई तो किसको सही माना जाएगा? इंग्लिश वाले को। तो फिर इंग्लिश के हिसाब से फिर चलना पड़ेगा। दोनों तरीके से देख लेते हैं, सॉल्व करके दोनों तरीके से देखते हैं इसको, ठीक है, दोनों तरीके से देखते हैं। एक कोण हिंदी के हिसाब से पहले देख रहे हैं। एक कोण अपने पूरक कोण के दुगुने से, एक कोण ले लिए क्या? x, इसका पूरक कोण क्या आएगा? 90 माइनस x, इसके दोगुने से कितना कम है? 30। तो दोनों का अंतर ही तो दे रखा है ना 30। सॉल्व करो, ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 2x माइनस x बराबर 30। सॉल्व करोगे तो ये माइनस 30x उधर जाएगा तो प्लस 30, 3x हो जाएगा। माइनस 2x और माइनस x माइनस 3x होगा, यहाँ के प्लस में हो गया। 30 यहाँ के माइनस होगा 180 में, कितना हो जाएगा? तो x का मान कितना आ रहा है? x का मान आ रहा है 50। पूछा है कौन सा? छोटा कोण। तो एक कोण अगर 50 है तो दूसरा कोण कितना आएगा? 90 माइनस 50 कितना आएगा? 40। तो पूरक के हिसाब से बना रहे हैं तो ऑप्शन सी आ रहा है, ठीक है। पूरक कोण के हिसाब से बना रहे हैं तो ऑप्शन सी आ रहा है। अब संपूरक से बना के देख लेते हैं एक बार, जैसे इंग्लिश में दिया है। इंग्लिश में बोला है कि एक कोण है तो वो कोण ले लेते हैं क्या? x। तो इसका क्या आएगा? सप्लीमेंट्री एंगल कितना आएगा? 180 माइनस x, इसके दोगुने से कितना कम है? 30 कम है, यही बोले हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 18 दूनी 36, 360 माइनस 2x माइनस x बराबर 30। ये कितना हो जाएगा? 360 माइनस कितना होगा? ये 3x और ये आया 30। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ आएगा कितना हो जाएगा? 330 और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा? 110 आ रहा है। किसका मान? x का मान। अब छोटा कोण निकालना है तो 180 में से 110 माइनस कर दो, कितना आएगा? 70 आ रहा है। और इंग्लिश के हिसाब से ऑप्शन बी भी दिया है, देखो 70। तो हो गया ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, ठीक है। पूरक भी दे रखा है और संपूरक भी दे रखा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है? एक विवादास्पद क्वेश्चन है। अब जैसा कि पेपर में दे रखा है कि इंग्लिश वाले को मान्य करेगा तो फिर वो इंग्लिश के हिसाब से देखा जाए तो इसका आंसर 70 माना जाएगा। समझ में आई बात? खैर देखते हैं, इसमें दावा आपत्ति लगाने की जब बात आएगी तो लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट दिया है एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी एवं उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, व्यक्ति का लाभ प्रतिशत कितना है? व्यक्ति ने मूल्य के 3/4 पे खरीदा है, ठीक, और जब बेचने की बारी आई तो जो मूल्य था ना वस्तु का, उस वाले मूल्य से 20% ज्यादा पे बेचा है। वो ये नहीं बोला है कि जितने में खरीदा है उससे 20 पे ज्यादा है, अगर ऐसा होता तो फिर तो 20% ही लाभ हो जाता सीधा। लेकिन कैसे बेचा है? 3/4 में खरीदा है मूल्य के, और जब प्रॉफिट ले रहा है तो कितने का ले रहा है, मतलब कितना ज्यादा पे बेच रहा है? मूल्य के 20% पे। तो हम मान लेते हैं कि वस्तु का मूल्य क्या है, प्राइस 100 मान लें, 100 रुपए मूल्य था उसका, तो उसके लिए क्रय मूल्य कितने में खरीदा है? 100 का 3/4 कितना होता है? 100 का 3/4 75 में खरीदा है, और वस्तु के मूल्य से कितने ज्यादा में बेचा है? 20%। तो एसपी कितना आ जाएगा? 100 में 20% ज्यादा 120 में बेचा है। अब उसके लिए लाभ और हानि ये कहां से निर्धारित किया जाएगा? उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से। तो 75 में वो खरीदा और बेच रहा है कितने में? 120 में, तो उसको लाभ ही हो रहा है। प्रतिशत लाभ, परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कितने का लाभ हो रहा है ये? 45 का लाभ हो रहा है, और कुल लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य 75 कटेगा किसी से? कितने से? 25 से 4 बार में, 25 से 3 बार में, 3 से 15 बार में, 15 चौक 60% आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन बी आया है 60%। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन तो क्लास में कराया हूं मैं, ठीक है, ज्योमेट्री पढ़े हैं अभी, ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन कराया था मैं। कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट में बताया हूं, बहुत अच्छे से डिटेल में बताया था। और क्या बोला है देखो, जब एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को काटती है तो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। एक तिर्यक रेखा, यह है तिर्यक रेखा, दो रेखाओं को काट रही है, दो रेखाओं को एक रेखा ऐसा काट रही है, ठीक, और बोला जा रहा है कि ये दोनों समांतर होंगे। कंडीशन क्या क्या होना चाहिए? जब क्या हो, दोनों का आंतरिक वैकल्पिक कोण ये है एक, और ये वाला बराबर हो, और बाह्य वैकल्पिक कोण ये वाला और ये वाला बराबर हो। होता है ना बराबर? कौन सा कोण की परिभाषा से है ये? संगत कोण बनता है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल जिसको कहते हैं, वहां से आया है ये। तो फिर आंतरिक वाला भी चाहिए और बाह्य वाला भी चाहिए। कौन कौन सा ऑप्शन है देखो? आंतरिक वैकल्पिक कोण ऑप्शन ए है, और ऑप्शन सी पे जाओगे तो बाह्य वैकल्पिक कोण। ये दोनों क्या होना चाहिए? समान हो। बाकी सब में क्या दे रखा है? असमान। तो ये दोनों नहीं हो सकता। ऑप्शन मतलब ए और सी, देखो कौन सी जगह है ऑप्शन में? ये बी में, ऑप्शन बी में केवल ए और सी, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। नेक्स्ट, नेक्स्ट दे रखा है, यदि किसी कोण और उसके पूरक कोण के आधे का योग 75 है तो कोण होगा। कोई कोण है, लेट्स से वो कोण क्या है? x, और इसका पूरक कोण कितना हो जाएगा? 90 - x का क्या बोला है? आधा, तो इसको बटे 2 करेंगे। इनको जोड़ने पर कितना आता है? 75। यही तो बोला है क्वेश्चन में। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा x, 2 को दोनों में अलग अलग कर दो, 90/2 कितना आ जाएगा? 45 माइनस x/2, और यह आया कितना? 75। x में से x/2 गया, यानी 1 में से आधा गया, कितना बचेगा? आधा, और 45 वहां जाके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और x का मान कितना आ गया यहाँ से? 60। x का मान 60 आ रहा है, तो पूछा है कोण होगा, तो कोण क्या आ गया? 60। अब ये समझ आया 60। अगर इसका पूरक कोण पूछता तो कितना आता आंसर उस केस में? 60 का पूरक कितना आता? 30। 30 नहीं है ऑप्शन में, सिर्फ 60 है बस, है ना? हाँ, तो फिर ठीक है। और वैसे भी पूछा कोण ही है, तो x का मान ही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट देखते हैं। ये तो मतलब पूछा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? और ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मुझे क्यों पूछा है इतना आसान क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ठोस है? ठोस यानी सॉलिड है, ठीक है।
तो सॉलिड में क्या आएगा, ये घन है, क्यूब हो गई, बेलन है। उसके बाद दिया है खोखला बेलन और दिया है गोलीय छल्ला, ये दोनों होगा क्या, नहीं, यही दोनों है ए और बी। कौन सी जगह है, ऑप्शन सी में है केवल ए और बी स्टेटमेंट। समझ आ गया, लगाए ये कि इसको भी ठोस मान के बना दी, ए और बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल बोनस क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लास में तो ऐसा टाइप के नहीं पता कितने क्वेश्चन किए होंगे, बहुत क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई कितनी है, एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार करती है, 6 सेकंड में, और एक पुल जिसकी लंबाई कितनी है 240, उसको पार करने में कितना समय लगेगा, ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहला काम क्या निकालोगे, अगर एक खंबे को पार कर रहा है तो खंबे को पार करने में ट्रेन को कितना चलना पड़ता है, जितना ट्रेन की खुद की लंबाई होती है, तो वो तो पता है ट्रेन की लंबाई, और क्या दे रखा है, समय। तो अगर आपको लंबाई या यूं कहे कि दूरी पता है, समय पता है, तो क्या निकलेगा, चाल, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहां से चाल स्पीड निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 180 बटे क्या कर लोगे, 6। तो यहां से कितना आ गया, ये 30 मीटर प्रति सेकंड, यह आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक। उसके बाद आपको बोला 240 मीटर को पार कराना है, तो 240 तो हो गया किसका लंबाई, पुल का लंबाई, प्लस ट्रेन खुद का भी तो लंबाई पार करेगा ही, किस चाल से, 30। तो ये टोटल दूरी बटे ये चाल, टोटल क्या निकलेगा, यहां से टाइम निकल जाएगा। यहां से ऐड करो कितना आएगा, ये आएगा 0, 8 4 12 का 2, हासिल आया 1, 2 2 4, और ये आया 30। भाग करोगे तो कितने बार में, 14 या 42 होता है, 14 सेकंड में पार कर जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आया आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई कितना है, 8 और 9, और इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाले विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है, 13। तो क्या पूछा, इसका क्षेत्रफल। तो हमको पता है समांतर चतुर्भुज ऐसा बनते हैं, और इसमें दे रखा है, ये ले लेते हैं 9, ये लेते हैं 8, और ये कितना हो जाएगा, 13। अब निकालना है इसका क्षेत्रफल। बड़ा सिंपल काम है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, उसमें 2 का गुणा कर दो। तो ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, दोनों बराबर है ना त्रिभुज। एक त्रिभुज का निकालो, 2 का गुणा करो, आंसर आ जाएगा। अब एक ऐसा त्रिभुज जिसको ये तीनों भुजाएं पता है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, हेरॉन्स फॉर्मूला, नाम तो सभी लोग जानते ही होंगे। तो सबसे पहले उसमें निकालना पड़ता है एस, सेमी पेरीमीटर का मान। क्या होता है, तीनों को जोड़ देते हैं और 2 से भाग करते हैं। कितना आ जाएगा, इसको जोड़ने पे 30 को 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 15। यह आया एस का मान। और यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला तो पता ही है, एस माइनस ए, 15 में 9 गया 6, एस माइनस बी 15 माइनस 8 7, एस माइनस सी 15 माइनस 13 2। यहां से अगर आप ब्रेक करोगे 15 को तो क्या लिख सकते हो, 3 पंचे 15, और 6 को लिख सकते हो 2 तिया 6, और यह आया 7 और यह आया 2। जो पेयरिंग हो सकता है, 3 का पेयरिंग 3 बाहर, 2 का पेयरिंग 2 बाहर, तो 3 और 2 बाहर हुआ, यानी 6 बाहर हुआ। बचा कितना, 5 और 7, 7 पंचे 35। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला है, और हमको निकालना है क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। इसका दुगना कर दो, 6 का जस्ट डबल 12 और √35। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया, बनाया हो ना ऐसा ही, सभी से बनाइए। क्लास में कराया हूं ऐसा क्वेश्चन, में क्लास में कराया हूं, वहां पे सम चतुर्भुज लिखा था जिस क्वेश्चन को मैं कराया हूं। तो सम चतुर्भुज कहो, समांतर चतुर्भुज कहो, सब एक ही में आता है। समांतर चतुर्भुज का ही है ये। सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर हो जाती है। समांतर में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। एक व्यापारी ने एक घड़ी कितने में खरीदा है, 540 में, और उसको ऐसे अंकित मूल्य किया कि 15% छूट देने के पश्चात 19% का लाभ हो। घड़ी का क्या पूछा है, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस पूछा है। ऐसा क्वेश्चन तो जब अभी क्लास रिवीजन बैच चल रहा था, जिस दिन मैं पढ़ाया हूं आपको डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट जिस दिन पढ़ाया उस दिन कराया हूं कि नहीं ये क्वेश्चन, जाके देख लेना, यूट्यूब पे है वो वाला वीडियो,
जो क्वेश्चन कराया वैसा ही क्वेश्चन है, डेटा भले आगे पीछे हो लेकिन कॉन्सेप्ट तो यही था सेम। देखो कैसे बनेगा। क्या है, एक घड़ी है कितने में, 540 में खरीदा गया है और उस पर 15% का डिस्काउंट देना है। तो मान लेते हैं एमपी पे अगर 15% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 100% है उसमें 15% का डिस्काउंट दिया तो बेचा कितने में, 85% में बेचेगा। यह है 85/100, ये निकल गया सेलिंग प्राइस। और उसका क्रय मूल्य पता है कितने में, 540 में, और इसको लाभ पर बेच रहा है, कितने का लाभ पे बेच रहा है, 19%, यानी कितने में बेचेगा, 119/100 में बेचेगा। और दोनों ही क्या है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। तो इसको सॉल्व करो ना, ये 100 तो कट रहा है, 17 से 5 बार में, 17 से ये 7 बार में, 5 से कट जाएगा 108 बार में, और गुणा करोगे तो कितना आएगा, 756। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी, तीसरी की 3 गुनी, यदि उनका औसत कितना है 88, तब प्रथम एवं तृतीय संख्या का अंतर है, ये ज्ञात करना है मतलब। ठीक, तो क्या करोगे, 3 संख्या लिया है, ले लेते हैं ABC 3 संख्या। ठीक, इसमें बोला है कि जो पहली संख्या है तीसरी की कितनी है 3 गुनी, तो पहला तीसरा वाले को ले लेते हैं 1, तो A कितना आ जाएगा 3 गुना। और बोला है कि पहला संख्या दूसरे का क्या है 2 गुना है, तो फिर दूसरा वाला पहले का क्या होगा, अगर ये 2 गुना है तो वो आधा होगा, जस्ट उल्टा होता है ना। 3/2 में 2 का गुणा करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 आएगा कि नहीं, आ गया। अब ये अनुपात में तो आया है, 2 को इधर गुणा करो, 2 तिया 6, या आया 3, 2 यहाँ गुणा हो जाएगा, तीनों संख्या निकल गई, 6, 3, 2 का अनुपात है तीनों में। क्या बोला है, औसत दिया 88। औसत कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं औसत का फॉर्मूला, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो इनको योग करो, 6, 3, 9, 2, 11 यूनिट है, कितने से भाग करोगे 3 से, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे काउंटिंग में, बराबर औसत कितना है 88, 11 से कट जाएगा 8 बार में, 1 यूनिट का मान कितना आया 3 8 24। क्या पूछा है, पहले और तीसरे का अंतर, तो 6 और 2 का अंतर कितना है 4 है, तो 1 यूनिट का मान 24, तो 4 यूनिट का मान 24 चौक 96, ऑप्शन ए। समझ आया। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स लगा होगा, है ना, काफी आसान क्वेश्चन है। लेकिन क्या दिया है देखो, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु कहां से होके जाता है 2, 3 से गुजरता है और एक्स अक्ष के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है। यह रेखा सरल रेखा कौन सा, x + y + 1 = 0 से कहां पर मिल रहा है, बिंदु P पर मिलता है। किसका दूरी पूछा है, AP का। बड़ा आसान क्वेश्चन है। एक सबसे पहला काम, अगर x अक्ष के साथ 45 का कोण बनाती है तो प्रवणता निकालना पड़ता है। प्रवणता का फॉर्मूला होता है क्या, m = tan थीटा। tan थीटा का मान दे रखा है कितना 45, tan 45 का मान कितना आ जाएगा 1। ये किसका मान निकला, किसका मान निकला m का। ठीक, अब एक ऐसी रेखा का समीकरण जो बिंदु 2, 3 से होकर जाता हो, उसके लिए फॉर्मूला क्या है। अगर कोई बिंदु x1 y1 से जा रहा है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1, ये होता है फॉर्मूला। इसमें x1 और y1 क्या होता है, ये होता है x और y, x1 y1 ले सकते हैं इसको। ठीक, मान रखोगे तो क्या आएगा, y - y1 की जगह क्या रखोगे 3 आएगा, ये है ना y, ये है 3 बराबर m का मान 1, x - x1 का मान 2। तो ये समीकरण सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इधर उधर एक y - 3 को वहां ले जाओ तो ये आएगा x - y -3 वहां जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा, -2 के साथ क्या हो जाएगा कुल मिला के ये +1। ये एक समीकरण मिला। एक समीकरण ऑलरेडी गिवन है क्या, x + y + 1 = 0। दोनों को सॉल्व करोगे तो ये y से y कटेगा, ये हो जाएगा कितना 2x, और इधर कितना आएगा 2, तो 2x + 2 = 0। तो x का मान कितना आएगा, ये -1 आएगा, और y का वैल्यू क्या आएगा, अगर इसी मान को इनमें किसी में रख दो, इस समीकरण में रख दो, x मान -1, माइनस प्लस कैंसल, y का मान 0, x और y का मान निकल आया। इसी की दूरी निकालनी है, किससे, ये दिया है, इसी से दूरी निकालनी। 2, 3, 1 मिला है बिंदु, क्वेश्चन में दिया है,
और आपने निकाला एक बिंदु क्या, -1 और 0। इसको ले सकते हो x1, ये आया y1, इसको लोगे x2, ये आएगा y2। दूरी AP के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। रख दो मान, इसमें निकल जाएगा x2 माइनस x1, -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर प्लस ही हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 0 -3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। 9 9 कितना 18, 18 को जब तोड़ोगे तो आएगा कितना 3√2। कौन सा ऑप्शन बी इज करेक्ट, यह है इसका सॉल्यूशन। समझ आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। देखो क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 37, 56 और 93 से क्या करने पर, विभाजित करने पर शेषफल क्या आना चाहिए, 1, 2 और 3 क्रमशः है, ध्यान रखना। ठीक है, क्रमशः कहने का मतलब 37 से भाग करने पर 1, 56 से 2 और 93 से भाग करने पर 3 आए। क्या करोगे, सिंपल काम। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो शेषफल है उसी को संख्या में माइनस करते हैं। तो 37 में 1 गया 36, 56 में 2 गया 54 और 93 में 3 गया 90। ये 3 संख्या आ गए, इनका क्या निकाल देंगे, HCF। तो बड़ी से बड़ी बोला है ना, इसलिए क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो इनका HCF कितना आएगा, 18। ऑप्शन में देखो ना 18 है ना, 18 दूनी 36, 18 तिया 54 और 18 पंचे 90, ऑप्शन सी। और अगर इतना कुछ समझ नहीं भी आता, 4 ऑप्शन आप हिट एंड ट्रायल लगा सकते हो, आपके रेंज में ही है। 24 मत चेक करना, 6 से ही चेक करते आना, 6, 12, 18, 6 से भी जाएगा ये। लेकिन पूछा क्या है, सबसे बड़ी। तो आपको देखो पहाड़ा याद कराने का फायदा हुआ कि नहीं हुआ। अगर पहाड़ा याद है, ये याद नहीं आ रहा है कॉन्सेप्ट HCF LCM का, ठीक है चलो पहाड़ा से तो कर सकते हैं। ठीक है, और 24 से इसलिए नहीं करना क्योंकि जैसे ही 37 को 24 से भाग करोगे एक ही बार में जाएगा, बचेगा शेषफल 1 से कहीं ज़्यादा, तो फिर करने की जरूरत नहीं है। 18 से ही चेक करो, फिर 18 से 18 दूनी 36, 1 बचा, फिर 18 तिया 54, 2 बचा और 18 पंचे 90, कितना बचा 3। 18 का पहाड़ा काम आ गया। कितने लोग से पूछो 18 का पहाड़ा, कई बार पूछे हैं, देखो फायदा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है हमको, कथन एजर्शन दिया है 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं। किसी भी संख्या को दशमलव में बदलना है, जैसे ये 25% दिया है तो क्या होता है, इसका मतलब 25/100 तो होता है, 100 से विभाजित करते हैं। सही है कि नहीं, सही हो गया। कारण देखते हैं, प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। एक स्थान लेके जाते हैं कि 2 स्थान लेके जाते हैं, जितना 0 है उतना बाएं जाता है। तो 100 अगर बटे में 100 है यानी 2 0 आ रहा है, तो फिर बायां आएगा 2 स्थान, जबकि दिया कितना है, 1 स्थान। तो ये क्या हो गया, इसका कारण गलत है और अब इसका कथन सही है। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ये सत्य है परंतु यह असत्य है। समझ आया? अब ये क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कथन दिया है आपको, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश क्या हो सकते, क्या होते हैं, अविकसित होते हैं। कारण दिया है, जनसंख्या विस्फोट संसाधनों की कमी की ओर लेके जाता है। बात सही है, कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। सही है, दोनों सही है। लेकिन इसमें एक चीज समझना, क्या क्या कारण जो दिया है वही एकमात्र कारण है, और भी तो कारण होते हैं ना। ये कारण है लेकिन इसके अलावा भी तो कारण है ना। अकेले ये व्याख्या कर दिया क्या उसका, अकेले ये व्याख्या नहीं कर सकता, उसके और भी आप व्याख्या हो सकते हैं। और व्याख्या क्या हो सकते हैं, कोई देश अगर अविकसित है, छोटा है, जनसंख्या ज्यादा है, ठीक, तो केवल उसमें क्या है, जनसंख्या की वजह से क्या हो रहा है, वहां की जो प्राकृतिक संसाधन है उसका अतिदोहन तो होगा, निश्चित है, ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा। लेकिन सिर्फ यही एकमात्र कारण नहीं है कि कोई देश छोटा है और अविकसित है। अगर कोई देश छोटा है, अविकसित है, तो हो सकता है वहां पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था जो है वो अनस्टेबल हुई तो, अस्थिर हुई तो, ये भी तो एक संभावना हो सकती है ना। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है। इस वजह से हम क्या कहेंगे कि कथन सही है लेकिन ये उसका सही व्याख्या
नहीं है। कौन सा जगह है ऑप्शन देखो, बी है, सत्य है, परंतु आर सत्य कथन की सही व्याख्या नहीं है। कोई देश अविकसित है, ठीक, अविकसित देश है, तो क्या उसका कारण एकमात्र क्या है? संसाधनों की कमी उसका एकमात्र कारण है? और भी कारण है। साउथ इसमें अफ्रीका महाद्वीप में आप देश देखना, अल्जीरिया नाम का एक देश है। अल्जीरिया क्या है? नहीं, बड़ा ही कहो उसको, बड़ा है देश, बड़ा देश है, ठीक है, किसमें? क्षेत्रफल में। लेकिन वहाँ क्या है? रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, गैस वगैरह है वहाँ पे, उसके बावजूद क्या वो विकसित है? नहीं। अब ब्रिटेन का एक एग्जांपल ले लो आप। ब्रिटेन एक ऐसा देश है, छोटा है, पॉपुलेशन ठीक ठाक है, लेकिन क्या है? विकसित है। इसलिए अब उसका आंसर व्यापम के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, क्या ले रहा है इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है। कारण दिया है चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। एक चतुर्भुज है, चार भुजा जिसमें है वही तो चतुर्भुज है। अब ये दो भुजा क्या है? क्रमागत, इनका उभयनिष्ठ बिंदु है कि नहीं है? जैसे ये दो भुजा भी क्या है? क्रमागत, इनका उभयनिष्ठ बिंदु है, तो फिर इसका कथन क्या हुआ? सही हुआ। कारण दिया है चतुर्भुज की विपरीत भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं। ये दो है विपरीत भुजा, इनके उभयनिष्ठ बिंदु है क्या? नहीं। इसका ये दो इधर है, दो इधर है, कहाँ हुआ? नहीं है, तो फिर कथन सही है, कारण गलत है। ढूंढो कौन सा ऑप्शन है? सी है, सत्य है, और आर असत्य है। समझ आए कि नहीं? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 1500 रुपए साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए एवं 2000 रुपए 2% अधिक दर पर निवेश किए। तीनों वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपए प्राप्त हुआ। 1500 रुपए किस दर पर निवेश किए थे? कैसे बनाओगे? सिंपल लगा दो फॉर्मूला। 1500 रुपए निवेश किया, दर ले लेते हैं आर, समय कितना दे रखा है? कितना? 3 वर्ष, बटे आ गया कितना? 100, और प्लस दूसरा वाला कितना है? 2000। यहां से दर कितना ले लेते हैं? आर प्लस 2 ज्यादा है, गुणा कितना? 3, बटे आ जाएगा क्या? 100। ये सॉल्व करो, ये 2 जीरो यहां से कट जाएगा, 2 जीरो यहां से कट जाएगा, बराबर। अच्छा, ब्याज कितना मिला? बराबर 750 का ब्याज है। तो यहां से क्या आ रहा है हमारे पास? को आगे जब आप सॉल्व करोगे तो 15 तिया 45 आर ये आ रहा है, ठीक, प्लस 3 और 20 का गुणा करोगे तो 60 का गुणा आर से 60 आर, और 60 का गुणा 2 से 120, बराबर कितना आ जाएगा? 750। जब इसको आप 750, ठीक, अब जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये यहाँ लाके माइनस करोगे तो आएगा ये कितना? 630 आएगा, और इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा? 105 आर ये आ रहा है। दिख रहा है? देखो क्लियरली कितने बार में है ये? 100 और ये 6 बार में जाएगा। आर का मान आ रहा है 6%, 6 बार में कटेगा ये, तो आर का मान आ रहा है 6%। ये तो पूछा है, कौन सा ऑप्शन? सी में है ये। समझ आया? ये वाला तो सभी से बन गया होगा। देखो क्या दिया है पहले? चाल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। कौन सा जगह दिया है? दूरी बटे समय, थर्ड, यानी एक इधर क्या आ रहा है? सूची 1 से ये ए है, ए के लिए क्या आया? 3 आया है, ठीक, ए के लिए 3 आया। कौन सा ऑप्शन है? बी में है, और ये दोनों तो नहीं है ना, ए और सी नहीं है, तो बी और डी में चेक करेंगे। बी के लिए मत चेक करना क्योंकि 4 है, ऑलरेडी दोनों में 4 है। सी के लिए चेक करते हैं। सी के लिए क्या है? समय के लिए फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो सी का क्या आ रहा है? सेकंड वाला। कौन सा जगह है ये? डी में। तो ये आंसर है। समझ आया? ऐसे निकालते हैं कथन वाला, हर एक को चेक नहीं करते वहां पे। एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा आप लोग को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। कितने फलक होते हैं ये बताना है। आकृति में बेलन है, बेलन में एक नीचे एक ऊपर और एक उसका वक्र पृष्ठ, टोटल कितना हुआ 3। तो ए का आ रहा है कितना 3, यानी थर्ड वाला ये ए का थर्ड है। फिर घन है, घन में हमको पता है कितना होता है। अच्छा पहले ऑप्शन से निकालो ना इसको। ए है, ए और सी में है, ये बी चेक मत करना, दोनों में ही 4 है। सी में चेक करो, सी कितना है शंकु, शंकु में एक नीचे आधार होता है और एक वक्र पृष्ठ, 2 हुआ। तो शंकु में 2 है, कौन सा वाला ऑप्शन है सी है, बस इतना ही चेक करना है, बाकी नहीं। बी चेक करने की जरूरत नहीं है, डी भी मत करना क्योंकि वहां से पता चल जा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब ये क्वेश्चन आया है, ये तो शीट में होगा, शीट में है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। फॉर्मूला हम सबको पता है, क्या होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। x का मान कितना रखोगे 100, प्रत्येक आयाम बोला है तो लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों 100 हो जाएगा, प्लस 100 गुणा 100 बटे 100। यहां से ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा जोड़ दो लाइन से, 200 नहीं 300। ये कितना हो जाएगा 300। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ आया। ये हुआ कंप्लीट सॉल्यूशन।